हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद समय बीत रहा था। विवान और नव्या की मीठी झोंक अभी भी जारी थी और कहीं न कहीं नव्या अब विवान को माफ़ भी करने का सोच चुकी थी। वहीं श्रवण और अनवी अब कम ही बोलते थे। जहाँ श्रवण को लग रहा था कि अनवी उससे नाराज़ है क्योंकि उसने अपने दिल की बात उससे कही थी, वहीं अनवी इन सब में घिरी हुई थी कि क्या कहे कैसे कहे। वो इन सब में उलझी थी। नव्या एनजीओ में थी और अपने और विवान के बारे में सोच रही थी। तभी बाहर देखने लगी, तभी उसकी नज़र वो सामने गई। वो उठी और अनवी पर गई जो चुपचाप थी। नव्या उसके पास आई और कहा, अनवी। अनवी का ध्यान जब नव्या पर गया तो वो बोली, हाँ दी, क्या हुआ? नव्या ने कहा, आपको क्या हुआ है? इतना चुप चुप क्यों हैं आप? कोई बात हुई है क्या? अनवी ने कहा, नहीं नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही। तो नव्या ने उसे देखा और अपने पास बैठाते हुए कहा, अनवी, श्रवण से बात हुई आपकी? श्रवण का नाम सुन अनवी खामोश सी हो गई। तो नव्या ने प्यार से कहा, क्या हुआ बताइए। अनवी की आंखें नम हो गई। उसने वो सब नव्या को बताया जो श्रवण ने उसे कहा। तो नव्या बोली, तो क्या हो गया? श्रवण आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अनवी, बस उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कही और उसमें कुछ गलत नहीं है। अनवी उसे देखने लगी। तो नव्या ने कहा, अनवी, हमें कभी अपने दिल में कुछ रखना नहीं चाहिए। कभी कभी हम अपनी मन की बातें दिल में रख लेते हैं, जिससे आगे चलकर हम जाने अनजाने उस इंसान को तकलीफ दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे हाँ कह दो, पर आप अपने दिल की तो सुनो, और जो आपका दिल कहेगा वो कभी गलत नहीं होगा। नव्या ने हाथ फेरा और चली गई। अनवी श्रवण के बारे में सोचने लगी। कोई था जो एनजीओ में नज़र रखे हुआ था। उसने किसी को फ़ोन किया और कहा, हाँ, आज वो दोनों नहीं है, यही वक्त सही है। जी, आप फिक्र मत करिए, सब कर दूंगा। और फ़ोन कट जाता है और वो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने लगता है। विवान को सब बता दिया था, वो लड़की भी जा चुकी थी। विवान श्रवण से बोला, श्रवण, उसको फ़ोन करो और कह दो कि आज मुझे एनजीओ में मिले। श्रवण ने श्रवण ने कहा, ठीक है। विवान ने कहा, किसी लड़की को यहाँ भेज और इन सबको हॉस्पिटल ले जाने को कह, और तू चल। दोनों वहाँ से निकल गए। विवान और श्रवण दोनों ही नव्या और अनवी तक आना चाहते थे। उधर कोई आराम से सोफे पर बैठा हंस रहा था और कहा, बहुत मज़ा आता है ना तुझे? अब देख तू कैसे पता करता है, और हंस पड़ा। वहीं उस कमरे में किसी को होश आने लगा। वो उठी और कहा, अनवी। अनवी पर उसे आवाज़ नहीं आई। उसे दर्द हो रहा था। उसने आसपास देखा तो कुछ लोग खड़े थे और अनवी को देखा जो बेहोश थी। उसकी भी चोट आई थी कि वो आदमी बोला, अरे तुझे होश आ गया, चल। अच्छा, हम बड़ा बोर हो रहे थे, सुना है बड़ा मनचली है तू, उसने कहा। तो नव्या गुस्से में, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तेरे अंदर तेरी ही बंदूक से तुझे उड़ा दूँ। इतना दम रखती हूँ मैं, और तू कुछ कर नहीं सकता। आदमी और बाकी सब नव्या की बात सुन हैरानी से देखने लगे। वो डरने की बजाय ऐसे कह रही है। तो दूसरा बोला, तो बंदूक चलाएगी है? कभी देखी भी है बंदूक तूने जो तू चलाएगी? कि नव्या ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, तू यहाँ जिंदा खड़ा है अब तक क्योंकि मैं कुछ करना नहीं चाहती, पर तूने जो किया है ना, उसके बाद तूने खुद अपनी मौत को न्योता दे दिया है। और सुन, अगर इस लड़की को, अनवी को कुछ हुआ या तूने इसे हाथ भी लगाया तो तेरा वो हाल होगा कि तू सोच भी नहीं सकता। नव्या ने कहा। तो आदमी गुस्से में बोला, मुझे धमकी दे रही है तू? अब देख। और वो अनवी की तरफ हाथ बढ़ाता है कि नव्या उसकी बंदूक को छीनती है और अगले ही पल उसके पैर पे चला देती है। ऐसे करने से सब डर जाते हैं। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। आदमी उसकी तरफ आता है। तो नव्या, अगर जब तक मैं यहाँ हूँ कोई मेरी अनवी के पास आया तो अगला अंजाम सोच लेना। तुम्हें लगा मैं चली जाऊंगी? नहीं, अब तूने जिसे छेड़ा है उसका हर्जाना भुगतना होगा। और बंदूक नीचे फेंक देती है। सब देखते रह जाते हैं कि तभी दूसरा आदमी उसके बाल पकड़ता है और कहता है, बहुत गर्मी है ना तुझे? चल आजा,
ठंडा करता हूँ और नव्या को ले जाने लगता है। नव्या खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी क्योंकि दूसरे आदमी ने उसके हाथ पकड़ लिए थे और उसे मरोड़ रहा था। नव्या को दर्द हो रहा था, वो आदमी उसे खींच रहा था जिससे उसके सूट भी फट सा गया था कि तभी एक थप्पड़ उसे पड़ा जिससे वो नीचे गिर गया। सब डर गए, उसके खून आ गया था। नव्या ने सामने देखा तो वहाँ विवान था। विवान ने नव्या को देखा तो उसकी हालत देख उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने नव्या को अपनी तरफ किया और कहा, आप यहीं रहें और जाना मत। नव्या चुप थी। विवान अब बाकी सबको देख रहा था। इस वक्त उसे देखता हुआ हर इंसान डर रहा था। श्रवण ने अन्वी को देखा तो उसके पास आया और उसका गाल सहलाते हुए बोला, अन्वी, अन्वी, उठो अन्वी। उसने कहा तो अन्वी को हल्का सा होश आया और उसने देखा कि श्रवण है तो वो बोली, श्रवण। श्रवण ने कहा, हाँ अन्वी, आप ठीक तो है ना। उसका ध्यान अन्वी की चोट पर गया तो उसे बेहद दर्द हुआ। उसने अन्वी को धीरे से खड़ा किया तो अन्वी लड़खड़ा गई, पर श्रवण ने संभाल लिया और उसे गोदी में उठा लिया। अन्वी तो देखती रह गई। श्रवण ने उसे नहीं देखा और सीधे उसे वहां से बाहर ले आया। उसने उसे गाड़ी में बैठाया तो अन्वी ने कहा, दी, वो कि श्रवण बीच में बोला, वो ठीक है अन्वी, विवान है उनके पास और आपको घर ले जाना है, ये उन्होंने ही कहा है। तो चलिए, आप वो ले चलिए आप, वो ले आएगा भाभी को, उसने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अन्वी ने कुछ नहीं कहा। श्रवण ने कहा, वो मेरे साथ तू भी ठीक से आना, रखता हूँ, और रख दिया। अन्वी समझ गई कि विवान से बात कर रहा है। अन्वी वहीं नव्या को उसने पास रखी चेयर पर बिठाया और उसके सिर और उसका कंधा देखने लगा जहाँ चोट थी। विवान ने उसके बालों को देखा जहाँ खींचने की वजह से दर्द हो गया था। विवान ने एक से कहा, 5 मिनट दे रहा हूँ, मेडिकल शॉप से अभी के अभी फर्स्ट एड लेकर आ जा, वरना फिर तू मुझे मत कहना कि मैंने जो किया और क्यों किया। विवान की आवाज़ से एक गुस्से में बोला, तू मुझे ऑर्डर दे रहा है, तेरा गुलाम नहीं हूँ। तेरे इसने मेरे पर गोली चलाई और तू कह रहा है कि मैं इसके लिए वो। आगे कहता कि उस व्यक्ति की चीख निकल गई क्योंकि उसके घाव पर चाकू लगा था। सब डर गए। विवान ने कहा, अब कोई जा रहा है या किसी और को भी कुछ कहना है। आज नव्या भी विवान का ये रूप देख हैरान रह गई। बाकी सब अब कुछ बोल नहीं पाए। विवान अब उन सब की तरफ मुड़ा और कहा, जब तक फर्स्ट एड आ रही है कुछ हो जाए। उसने अब वो चेयर ली और बैठ गया और नव्या से कहा, आपकी इस माथे पर लगी चोट किसने दी। विवान ने कहा तो नव्या बोली, वो विवान ने गहरी आवाज़ से कहा तो नव्या ने कहा, इसने। उसने उस आदमी की तरफ इशारा किया तो विवान ने देखा उसे और कहा, सामने आ। विवान की आवाज़ से वो व्यक्ति डर गया, उसकी हालत खराब हो गई। विवान ने कहा, 3 तक गिनूंगा, सामने आ, वरना फिर बहुत पछताओगे। उसने कहा तो वो आदमी बाहर आ गया। विवान ने अब चोट के बारे में पूछा तो वो आदमी भी आ गए एंड फर्स्ट एड आ गई। विवान ने ली और कहा, वो सामने दीवार देख रही है, अपना सिर मार उस पर। सब चौंक गए। विवान ने कहा, जब तक मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ तब तक रुकना नहीं चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। नव्या बोल नहीं पा रही थी। विवान ने सबको कहा जो करना है और सब इस डर से करते गए। नव्या की ड्रेसिंग हो गई तो विवान पलटा। सबकी हालत खराब थी। अब विवान ने हॉकी उठाई और कहा, अब तक जो किया वो था उसे दर्द देने की सजा, अब जो होगा वो होगा मेरी सांसें रोकने की सजा, अन्वी को चोट देने की सजा, और उसको मारने लगा। इस वक्त विवान का वो रूप नव्या को भी डरा रहा था। विवान अब रुका और नीचे बैठा और कहा, अब अगर उस आश्रम या एनजीओ के किसी भी व्यक्ति की तरफ आंख उठाई तो मैं क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। कह देना उससे कि आज की रात सही से काट ले, क्योंकि कल कल कहाँ होगा वो सोच भी नहीं सकता। और नव्या के पास आया, नव्या को देखा और उसे लेकर निकल गया। वहीं श्रवण अन्वी को आश्रम ले आए। उसे ज़्यादा चोट तो नहीं आई थी। श्रवण ने अन्वी की ड्रेसिंग करवा दी थी। अन्वी आज बस श्रवण को देख रही थी। उसके मन में नव्या की बातें चल रही थी। श्रवण जाने लगा कि अन्वी की आवाज़ आई, श्रवण। श्रवण के पैर रुक गए। आज पहली बार अन्वी ने उसका नाम लिया था। वो पलटा और कहा, हाँ जी। अन्वी ने कहा, हमें आपसे कुछ कहना है। वो श्रवण ने कहा, अन्वी आप परेशान मत होइए, आराम करो। और जो मैंने कहा वो ये नहीं कहूँगा कि झूठ कहा था, पर इतना मैं आपसे कहता हूँ कि कल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप मेरी वजह से, मेरी कही बात से इतना परेशान है और ये मैं नहीं देख सकता। वो अन्वी के पास आया और कहा, आपसे कुछ मांग सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो।
अन्वी ने हाँ में सिर हिलाया तो श्रवण ने कहा, एक बार गले लगा लूं आपको और मैं सारी जिंदगी इस पल में भी जी लूंगा। वो नम हो गया था, उसने अन्वी को गले लगा लिया। अन्वी भी श्रवण के गले लगकर मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। कुछ देर बाद वो अलग हुई और बिना कहे चला गया। वहीं नव्या को लेकर आज विवान आश्रम नहीं आया। उसने श्रवण को कह दिया था तो उसने सबको बता दिया था। विवान चुप था और ये बात नव्या अच्छे से जानती थी कि विवान इस तरह क्यों है। विवान ने एक घर के सामने गाड़ी रोकी तो नव्या देखने लगी। वो बोलती कि विवान उतरा और नव्या को भी उतारा। वो देख रही थी तो विवान ने कहा, ये मेरा ही घर है, चलो आप। नव्या हैरानी से देखने लगी, विवान का घर यहाँ? फिर वो आश्रम में नव्या क्या सोच रही थी, ये बात शायद विवान समझ गया। उसने कहा, इतना मत सोचो, अगर मैं यहाँ रहता तो आपसे कैसे मिलता, और मैं यहाँ आपके बिना आना नहीं चाहता था, इसलिए ही आश्रम रहा, उसने कहा और नव्या को लेकर आगे बढ़ गया। कमरे में आकर उसने नव्या को बैठाया और कहा, आप चेंज कर लो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वो जाने लगा तो नव्या ने कहा, पर मेरे कपड़े तो। विवान ने कहा, आपके घर में आपके लिए हर चीज़ मौजूद है, उसने कहा और सामने कबोर्ड खोल दिया। नव्या हैरान रह गई, उसकी हर पसंद की सारी चीज़ थी वहाँ। विवान चला गया। नव्या ने कपड़े बदल लिए पर उसे दर्द अभी भी था। आज उसने शॉर्ट पहन लिए थे और टॉप, क्योंकि चोट थी तो ऐसे कपड़े वो पहनी हुई थी जिससे ज़्यादा दर्द ना हो। विवान कमरे में आया तो एक पल को देखता रह गया। नव्या ऐसे कपड़े कम ही पहनती थी। विवान को जब नव्या की इस तरह से देखते पाया तो नव्या अपनी नज़रें झुका ली। विवान अंदर आया और नव्या के पास बैठ गया। नव्या अब भी देख नहीं पा रही थी तो विवान ने कहा, ये लीजिए खा लो, फिर दवाई लेकर सो जाना, कल चलना वापस। और नव्या को अपने हाथ से खिलाने लगा। नव्या की आंख से आंसू गिरने लगे तो विवान ने प्लेट रखी और नव्या के आंसू प्यार से पोंछते हुए कहा, अब क्यों रो रही हैं आप? मैं आ गया ना, वो कुछ नहीं कर सकता। नव्या ने सुना तो फफक फफक के रो गई। विवान ने उसे गले लगा लिया तो नव्या बोली, मैं बस आपको खतरे में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए। विवान ने कहा, समझता हूँ नव्या, पर आप भी समझो, आपको कुछ हो ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। नव्या अब भी रो रही थी तो विवान ने उसके माथे पर अपने होंठ रखे और कहा, बस अब नो मोर क्राइंग, चलिए अब कुछ खाओ आप और फिर आराम करना। तो नव्या बोली, आप नाराज हैं ना? नव्या ने मासूमियत से कहा तो विवान ने उसके कान में हल्के से कहा, जब इतना क्यूट कोई लग रहा हो तो कैसे नाराज रह सकता है कोई? नव्या शर्मा गई। विवान भी मुस्कुरा दिया। नव्या को खिलाकर उसने उसे लिटाया और जाने लगा तो नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया तो विवान उसके पास ही बैठ गया और उसका सिर सहलाने लगा और कहा, यही हूँ मैं। कुछ ही देर में नव्या सो गई। विवान ने उसकी ओर देखा, सोती हुई वो बड़ी प्यारी लग रही थी। उसने नव्या के माथे को चूमा और कहा, हमें माफ़ कीजिएगा कि मुझे आपकी खाने में नींद की गोली डालनी पड़ी, पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मुझे जाने नहीं देती। और आज जो उसने किया है नव्या, उसकी सज़ा देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आज उसने मेरी ज़िंदगी को चोट दी है और विवान कपूर की ज़िंदगी को चोट देने वाले को विवान कपूर माफ़ नहीं कर सकता। उसकी आंखें गुस्से में थी। उसने एक बार फिर नव्या का माथा चूमा और कमरे से बाहर आ गया। उसने वहाँ सिक्योरिटी कर दी और चला गया। वहीं पुलिस स्टेशन में अचानक से लाइट चली गई जिससे मानस डर गया और कहा, क्या है ये सब, और लाइट कैसे गई? वो बोल ही नहीं रहा था। वो बोल ही रहा था कि एक साया उसे नजर आया जिसे देख वो अंदर तक डर से कांप उठा। अगली सुबह नव्या की आंख खुली तो उसने देखा कि वो कहाँ है। फिर उसे याद आया कि वो तो विवान के साथ आई थी। वो इधर उधर देखती है पर विवान वहाँ नहीं था। नव्या डर गई और कहा, विवान कहाँ गए? कहीं वो इतना ही सोच पाई थी कि विवान की आवाज़ उसके कानों में आई, कहीं नहीं गया मैं। नव्या, वो तो आप सो रही थी और मैं जल्दी उठ गया था तो बस ऐसे ही सोचा आज आपको अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ, उसने चाय रखते हुए कहा। तो नव्या उसे देख रही थी कि विवान ने कहा, आपकी चोट कैसी है अब? नव्या ने कहा, पहले से ठीक है। विवान ने उसे चाय दी और खुद भी पीने लगा। नव्या को विवान का ये बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। वो जानती थी कि विवान उसे नाराज है क्योंकि मानस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया था, पर विवान का एकदम उसे ना कुछ पूछना अखर रहा था। वो मन ही मन बोली, विवान जान तो नहीं गए कि मुझे मानस ने परेशान कर रखा है, और अगर इन्हें पता चल गया कि उस दिन मानस ही था जिसने मुझे धमकियां दी है और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, ये जान गए तो ना जाने क्या कर देंगे। विवान ने कहा, मैं क्या करूँगा उसकी फिक्र आप मत करो नव्या,
और जाकर आप तैयार हो जाइए, आश्रम जाना है, फिर मैं एनजीओ भी जाऊंगा। नव्या हैरानी से उसे देखने लगी और कहा, आप कि विवान ने कहा, नव्या जाइए तैयार हो जाइए, और उठकर चला गया। नव्या देखती रह गई। कुछ देर में वो तैयार हो गई। नव्या ने सूट पहन लिया था। विवान जब आया तो नव्या धीरे धीरे आ रही थी। उसे चोट थी तो चलने में दिक्कत हो रही थी। विवान ने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या ने उसे देखा तो विवान ने कहा, आराम से, और उसके संग चलने लगा। नव्या बस विवान को देख रही थी। आज उसे सब याद आ रहा था। उसकी आंखें नम पड़ गई, पर उसने खुद को संभाल लिया और विवान के साथ आश्रम निकल गए। वहीं पुलिस स्टेशन में जब कांस्टेबल मानस के लॉकअप के पास गया और जैसे ही मानस को देखा तो वो हिल गया। उसने तुरंत सर को आवाज़ दी, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। और बाकी सब जब वहां आए तो मानस को देख हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ने कहा, जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन करो, और लॉकअप खोलकर मानस को उठाने लगे। वहीं अनवी को श्रवण की रात की बातों ने समझाना मुश्किल कर दिया था। वो तैयार होकर आई तो आज उसे एनजीओ भी नहीं जाना था। काकी और बाकी सब ने उसे उसकी हालत के बारे में पूछा तो उसने कहा वो अब सही है। काकी और बाकी सब मंदिर चले गए। नव्या और विवान अब तक नहीं आए थे। अनवी को आज श्रवण नहीं दिखा था। अब उसके मन में श्रवण की रात की बात चलने लगी। वो परेशान हो गई। वो खुद से बोली, श्रवण कहाँ गए? कहीं चले तो नहीं गए? वो इन सब में थी कि विवान की गाड़ी ने उसका ध्यान अपनी ओर किया। वो तुरंत नव्या के पास आई और कहा, दी आप सही हो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना? उसने नव्या को गले लगा लिया तो नव्या बोली, मैं सही हूँ, आप सही हो ना? और श्रवण, वो कहाँ है? श्रवण का नाम सुनकर अनवी कुछ बोलती कि श्रवण की आवाज़ आई, भाभी आपने बुलाया और मैं आ गया। अनवी और बाकी सब श्रवण को देखने लगे। अनवी के दिल को तो जैसे राहत मिली श्रवण को देख। श्रवण नव्या के पास आया और कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप खड़ी क्यों हैं? बैठो चलो। उसने नव्या को बिठाया तो विवान भी आ गया था। नव्या ने कहा, मुझे माफ़ कर दो अनवी और श्रवण, कल मेरी वजह से इतना कुछ हो गया। श्रवण ने मुंह बनाकर कहा, क्या भाभी, कल जो हुआ सो हुआ, इसमें ना आपकी कोई गलती है और ना ही किसी की, और बल्कि जिसने ये किया है उसे सजा तो मिल ही गई होगी। आखिर उसने गलत काम जो किया। श्रवण की बात सुन नव्या ने विवान को देखा तो विवान इधर उधर देखने लगा। उसने आगे जाकर कहा, तू अपनी ये बातें बाद में कर लेना, अभी इन्हें अंदर ले जाओ अनवी, और इनका ध्यान रखना। अनवी ने हाँ में से हिलाया और नव्या को लेकर जाने लगी तो नव्या रुकी और कहा, विवान जी। विवान ने देखा और कहा, जी। विवान बोला, मुझे आप छोड़कर आएंगे? मेरी हिम्मत नहीं हो रही चलने की। विवान नव्या को देखने लगा, फिर वो आगे आया, नव्या का हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगा। अनवी और श्रवण बस उन्हें जाते हुए देखते रहे। अब श्रवण भी जाने लगा तो अनवी आवाज दी, श्रवण। श्रवण रुक गया और कहा, जी बोलिए। अनवी ने कहा, आपसे कुछ बात करनी है। श्रवण ने कहा, जी कहिए। अनवी बोली, वो श्रवण को समझ नहीं आ रहा था कि आज अनवी ऐसे क्यों कह रही है। अनवी को ऐसे बोलते देख श्रवण ने कहा, अनवी जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? सब सही है ना? अनवी ने कहा, वो कि तभी श्रवण का फ़ोन बज गया। उसने कहा, जी एक मिनट, और फ़ोन लिया और कहा, ओके थैंक यू, ठीक है, आप मेरी आईडी पर मुझे टिकट्स मेल कर दो। ओके, जितनी जल्दी टिकट्स मेल कर दो। ओके, जितनी जल्दी करने के लिए कहा है। अनवी ने सुना तो हैरानी से देखने लगी। श्रवण ने फ़ोन रखा और कहता है कि तभी अनवी ने कहा, आप कुछ अनवी से बोला, आप कुछ कह रही थी ना? अनवी अनवी बोला, आप कहीं जा रहे हो? वो बहुत मुश्किल से बोली तो श्रवण ने कहा, विवान का काम हो जाए तो बस मैं लंदन वापस मुझे जाना है। मैं यहाँ आया भले ही उसके लिए, पर जाऊँगा बहुत कुछ के साथ। ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे सुंदर सफ़र होगा। आपसे कुछ कह सकता हूँ? वो अनवी की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, आपको जब भी लगे मेरी ज़रूरत हो बस एक फ़ोन कर देना, मैं ज़रूर आऊँगा। और आस भरी नज़रों से उसे देखता है और फिर चला जाता है। अनवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए चली जाती है। वही विवान नव्या को कमरे में लाकर आराम से बेड पर बैठाता है और कहता है, आप आराम करो, कुछ भी चाहिए हो तो आवाज़ देना, खुद मत जाना आप। वो बोलता है तो नव्या बोलती है, सुनिए। विवान ने कहा, क्या हुआ? नव्या ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विवान ने कहा, बोलो। नव्या बोली, आज आप सुबह कहाँ गए थे?
अभिमान चुप हो जाता है। वो बोलता है, नव्या, आपको आराम करना चाहिए और इतना मत सोचो, मुझे ज़रा काम है एनजीओ का भी, और बाकी मैं आया, और चला जाता है। नव्या ये कुछ तो छुपा रहे हैं, और वो चुप हो जाती है। वहीं हॉस्पिटल में मानस को एडमिट करवा दिया गया था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। जब ये खबर नकुल तक आई तो वो जैसे बौखला गया और भागे हुए हॉस्पिटल आए और सीधे मानस के कमरे की तरफ गए। उसे ऐसे देख वो गुस्से में आ गए और कहा, ये सब किसने किया? मेरी बेटी की ये हालत हुई कैसे? और क्या अब जेल में भी इंसान सेफ नहीं है? ए इंस्पेक्टर, तू क्या वहाँ तारा खेल रहा था? तेरी ये वर्दी ना उतरवा दी तो मेरा नाम नकुल चंवर नहीं। उसने ऐसे कहा तो इंस्पेक्टर को भी गुस्सा आ गया और कहा, चंवर साहब, आपका बेटा जेल में था, ना कि कोई ढंग के काम में जो आप उसकी इतनी तरफदारी कर रहे थे। और रही उसकी इस हालत की बात, तो उसके कर्म ही ऐसे हैं कि आपको कोई आपके बेटे की आरती नहीं उतारेगा। और आपको बता दूं, ये आपके बेटे की जो हालत है ना, वो हमारे ही सीनियर ने की है। अब नकुल का दिमाग जैसे हिल गया तो इंस्पेक्टर ने कहा, आप जरा आराम से पेश आए। वो क्या रहना, पहले बेटा और बाप इतनी जल्दी जेल में अच्छे नहीं लगेंगे। आप भी आएंगे आराम से। और चला गया। नकुल अब गुस्से में बोला, किसने किया है ऐसा? कि तभी उनका फ़ोन बजा। उसने उठाया तो सामने से आवाज़ आई, कहा था तेरे बेटे से कि दूर रहना, पर उसे समझ कम आता है। ये तो सिर्फ एक छोटी सी वार्निंग है। अगर इस बार उसने किसी मेरे को चोट देने की कोशिश भी की ना, तो मैं क्या करूं तू सोच नहीं सकता। और फ़ोन कर दिया। नकुल ने फ़ोन फेंक दिया और कहा, आजा सामने। समुद्र को देखते हुए वहीं विवान ने कहा, एनजीओ को और सेव कर दो। साथ ही अभी 2-3 दिन देखो और नज़र रखो वो क्या करता है। लड़कियां कैसे हैं? सामने वाला व्यक्ति बोला, सही है, एनजीओ भी ठीक हो रहा है, कैमरा लगवा दिए हैं ताकि ऐसा ना हो। पर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। विवान ने बोला कि मैं कॉल क्यों किया, और अगर वो जान गया कि मैं ही हूँ तो फिर क्या? व्यक्ति ने कहा, आप जानते थे, फिर क्यों ऐसा किया? वो आपको भी नुकसान दे सकता है। विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, क्योंकि वो मेरे से ही उलझा रहेगा और मुझे यही करना। तो मैं चाहता हूँ वो मुझे ढूंढे, मैं भी तो देखूं वो क्या करता है। उसे लगा उसने मेरी कमजोरी पर हाथ रखा, पर वो भूल गया कि मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है वो। अभी तक वो एक साया जो उसका सब बर्बाद करने पर है, पर ये नहीं जानता कि उसने खुद अपनी बर्बादी की शुरुआत की है, मेरी जिंदगी को चोट देकर। देखा, देखो इलेक्शन आने को है, इस वक्त ये ऐसा कुछ नहीं करेगा और इसका फायदा हम लेंगे। व्यक्ति उसे देखने लगा तो विवान ने कहा, नेता लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। तो अब नेताजी के पुण्य पता करो। और मानस उसका बेटा, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, कब क्या किया उसने, सब पता करो। और सिर्फ यही केस नहीं है उसके खिलाफ, और भी होंगे, पता करो। और वो आश्रम और एनजीओ की जमीन के पीछे ही क्यों पड़ा है, ये पता करो। सिर्फ स्वरा का वहाँ होना ही एक वजह है, यह बात कुछ और है। इन सब के बारे में जानकारी निकालो, पर अभी नेताजी को जरा आराम करने देते हैं। व्यक्ति उसे बात करके चला जाता है। विवान मन ही मन बोला, समझ रहा हूँ नव्या, मैं आप मुझे क्यों नहीं बताना चाहती, और आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि मैं पता कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। पर नव्या, आपको संभालना मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरा हक है। पता है मुझे, आपको मेरी ज़रूरत नहीं है खुद को बचाने के लिए, पर मेरे होते हुए आप तक एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। और वो गाड़ी लेकर निकल गया। वहीं अनवी को समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में बार बार बस श्रवण की शब्द गूंज रहे थे। वो बोली, क्यों क्यों मुझे तुम्हारा जाना सुनकर इतना बुरा लग रहा है? क्यों जब तुम बात नहीं करते तो क्यों खाली सा लगता है? क्यों तुम मेरे से प्यार करते हो, ये सुनकर क्यों दिल को सुकून मिला? वो श्रवण के संग बिताए पल को याद करने लगी। आंखें बंद करके वो सब याद कर रही थी और पल ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। वो अब आंखें खोलकर बोली, तुमने इजहार किया श्रवण, अब इकरार होगा। श्रवण अपने कमरे में बैठा था। उसके मन में एक दर्द था जो वो महसूस कर रहा था। वो खुद से बोला, आपसे प्यार कर बैठा मैं अनवी। ये इतना गहरा हुआ मुझे समझ नहीं आया। मैं नहीं जानता कि आप
आप क्या महसूस करती हैं मेरे लिए। अगर आप मेरे लिए वो महसूस नहीं भी करती हैं ना अनवी, तब भी मेरा प्यार पूरा है आपसे करने के लिए और हमेशा आपसे रहेगा। पर बस इस दर्द को सहने की शक्ति दो, पता नहीं क्यों टूट रहा हूँ मैं, आज नहीं हो रहा मेरे से। और उसकी आंखों से आंसू आने लगे कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। श्रवण खुद को संभालता है और चेक करता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो तुरंत कमरे से भागता है। इधर विवान जब आश्रम आया तो कमरे में गया। नव्या आंखें बंद कर टेक लगाकर बैठी थी। विवान उसे देखता रहा, फिर अंदर आकर सीधे बाथरूम चला गया। नव्या को जब एहसास हुआ कि विवान है तो उसने अपनी आंखें खोल ली। विवान थोड़ी देर में बाहर आया तो नव्या को जागते हुए देखकर उसने कहा, आप उठ गई, सॉरी मेरी वजह से आपकी नींद खुल गई। वो दूसरी तरफ जाने लगा कि तभी नव्या की नज़र उसकी पीठ पर गई और वो जोर से बोली, विवान। विवान ने तुरंत पलटकर देखा तो नव्या की आंखें गुस्से से सुलग रही थी और उनमें दर्द साफ था। वहीं विवान ने अपनी आंखें मूंद ली। वहीं दूसरी तरफ श्रवण भागता हुआ आश्रम की कुछ ही दूरी पर आ गया। वो बेचैनी से सब जगह देख रहा था पर उसे वो नहीं देख रही थी। वो खुद से बोला, कहाँ गई ये। वो सब जगह देखता कि तभी उसकी नज़र समंदर के पास गई जहाँ अनवी बैठी थी। श्रवण को जैसे जान आई और वो उसकी तरफ जाकर बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं। और वो मैसेज क्या था। आपका दिमाग तो ठीक है, ऐसा क्यों लिखा कि आपको लड़के तंग कर रहे हैं। कहाँ है वो लोग, बताओ। आपको कुछ किया तो नहीं ना उन्होंने। वो अनवी को देख रहा था, उसकी आंखों में फिक्र थी अनवी के लिए। जब अनवी नहीं बोली तो श्रवण को हल्का सा गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप बताती क्यों नहीं अनवी। अनवी ने कहा, वो बस आपको बुलाने के लिए मुझे ये कहना पड़ा। उसका इतना कहना था कि श्रवण ने कहा, झूठ क्यों कहा आपने। आपको पता भी है मेरी जान निकल गई थी और मुझे बुलाने के लिए आपको हर बार ये सब क्यों सोचता है। नहीं मतलब जब मिलना होता है तो आप आधी रात को पागलों की तरह खाली सड़कों पर निकल पड़ती हैं और आज बुलाने के लिए आप नहीं तो मुझे दौड़ा दिया। आप मुझे कह सकती थी ना कि आपको मेरे से बात करनी है, मैं आ जाता, पर आप मेरी सुनती कहाँ है। जब आपसे कहा आपसे प्यार करता हूँ तो एकदम से चुप हो जाता है। अनवी उसे देख रही होती है तो श्रवण कहता है, चलिए, और चलने लगता है तो अनवी की आवाज़ आती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आज मेरी एक विश पूरी हो गई है। श्रवण श्रवण के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़ता है तो अनवी बोलती है, मैं यहाँ से जाऊँगी एक दिन। दी कहती है, पर इतना जल्दी ये नहीं सोचा था, पर जाना तो हर लड़की को होता है, मैं भी जा रही हूँ। श्रवण ने कहा, कहाँ जा रही हो आप। और हर लड़की मतलब। अनवी ने बोली, शादी। ये सुनते ही श्रवण को झटका सा लगता है तो वो बोलता है, शादी, आपकी शादी किससे। अनवी बोली, मुझे बहुत प्यार करता है वो। पहले तो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इतना गुस्सा आता था कि आप पूछो मत, पर वो तब भी मेरी परवाह करता है और मेरे नाराज या गुस्से होने पर भी मुझे और प्यार देता है। मुझे कब उससे प्यार हो गया जान ही नहीं पाई। अनवी जैसे बोल रही थी, श्रवण का सुनना मुश्किल होता जा रहा था। वो फिर भी मजबूत बना हुआ था। अनवी ने कहा, आज उसे ही मिलने वाली हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ आप भी मिलो। आज उसका इंतजार मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। आज कह देना चाहती हूँ उसे कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत 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 प्यार करती हूँ। वो बोली तो श्रवण ने खुद को संभाला और कहा, मैं क्यों मिलूँ अनवी उससे। अगर आप उसे पसंद करती हैं तो वो सही होगा, मैं जानता हूँ आप गलत नहीं हो सकती, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, उसने कहा। तो अनवी ने गंभीर होकर कहा, और आपका क्या, आप तो मेरे से प्यार करते हैं, मुझे भूल पाएंगे। श्रवण नम और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे प्यार हुआ तो ज़रूरी नहीं कि आपको भी प्यार हो। और प्यार का एहसास इतना गहरा होता है कि वो कभी अकेले हो ही नहीं सकता। आप भले ही मेरे साथ ना हो, पर मेरी ज़िंदगी में आपकी यादों का कारवां तो होगा और वो आप मेरे से अलग नहीं कर सकती। तो आपको भूलने का तो सवाल ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, और फिर आपका दोस्त तो मैं हमेशा ही हूँ। वो बोला और पलट गया। उसके लिए अब रुकना मुश्किल था। वो बोला, आप मिलो, बात कर लो, जितनी देर मैं यही हूँ, फिर चलते हैं। वो जाने लगा कि अनवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्रवण ने देखा तो अनवी की आंखें भर चुकी थी। उसने कहा, जा क्यों रहे हो। श्रवण हैरानी से देखने लगा। जब इतना प्यार करते हो तो ये कहने लगा तो अनवी ने कहा, जाऊंगी, शादी भी करूंगी, पर अपने दूल्हे के साथ। श्रवण ने कहा, पर आप तो
अनवी बोली, जिसे बुलाना था उसे ही तो कहा और तुमने मेरे को अपने दिल की बात कह दी और जाने का भी मन बना लिया मेरी बात सुने बिना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी साथ ही चलूं। श्रवण आंखों में आंसू लिए और बोला, क्या मतलब आप मेरे से? अनवी नम आंखों से बोली, हाँ तुमसे। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। और वो सब जो कहा वो तो तुमने मेरे लिए किया है। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी तो तुम जाने की सोचे कैसे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ, तुम्हें अब अनवी को जिंदगी भर ऐसे ही झेलना होगा, बिकॉज आई लव यू श्रवण, आई लव यू सो मच श्रवण। श्रवण ने अनवी के मुंह से जब सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बस उसने कहा, क्या क्या मैं आपको गले लगा लूं? अनवी हंस दी और नम आंखों से श्रवण के गले लग गई। दोनों नम थे। श्रवण ने कुछ नहीं कहा, बस अनवी को अपनी बाहों में बसा लिया। अनवी और श्रवण एक दूसरे के गले लगाए हुए थे कि तभी जोर से दोनों को होश आया और दोनों अलग हुए। अनवी शर्मा रही थी, वहीं श्रवण को अब तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, अनवी मैं आपसे नाराज हूँ। अनवी ने हैरानी से श्रवण को देखा और कहा, नाराज? श्रवण बोला, हाँ, क्योंकि आपको इस तरह नहीं आना चाहिए था और मुझे पता है कि भाभी या विवान को नहीं पता होगा और आप रोई इस बात से बहुत नाराज हूँ। उसने कहा तो अनवी ने कहा, तो क्यों? आप कहाँ जा रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं लड़ूंगी किससे? और मैं आप कहीं नहीं जाने वाले, वरना मैं आपकी वो हालत करूंगी जो देखना। उसने कहा तो श्रवण को भी हंसी आ गई। उसने अनवी के गाल खींचे और कहा, मैं जाऊंगा पर आपको साथ लेकर, और अब तो आप चलो घर। अनवी का हाथ पकड़ा और ले गया। आज दोनों की खुशी बयां नहीं थी। वहीं नव्या गुस्से और आंखों में नवी थी। वो पास आई और कहा, ये कब? उसकी आवाज भर गई थी। विवान पलटा नहीं, शायद वो समझ रहा था नव्या ने कुछ नहीं कहा। वो उठी और ड्रॉवर से फर्स्ट एड बॉक्स लाई और कहा, बैठो। विवान चुपचाप बैठ गया। नव्या उसके पीछे बैठी थी। उसने उसकी शर्ट नीचे की तो उसकी आंखें भर गई। विवान को चोट आई थी, पीठ पर हल्का गहरा घाव था। उसने दवाई ली और लगाने लगी। विवान को अपना दर्द से ज्यादा नव्या का दर्द लग रहा था। नव्या ने दवाई लगाई और कहा, क्यों गए थे उसके पास? आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा खुद को? और कितना दर्द? वो आगे बोलते कि विवान उठ गया और शर्ट पहनकर कहा, नव्या आपको आराम की जरूरत है और इन सब से आप और इन सब में आप ना पड़े। वो जाने लगा तो नव्या को गुस्सा आ गया और उसने कहा, मैं ना आऊं? ये सब मेरी वजह से हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैं पीछे रहूं? देखिए कितनी दर्द दिया उसने आपको और आपको मना किया था। क्यों करा आपने ऐसा? क्यों बताइए? विवान जाने लगा तो नव्या ने कहा, पहले पहले भी मैं लड़ रही थी ना, आगे भी लड़ लूंगी और क्या होगा, मर। वो आगे कहती कि विवान गुस्से में पलटा और उसके कंधे पकड़ते हुए कहा, लड़ लेना। एक काम क्यों नहीं करती? जाओ बंदूक लो और मार दो उसे, जाओ। विवान की आवाज़ तेज थी। नव्या उसे देख रही थी। विवान ने कहा, मैं मानता हूँ जो मैंने उस वक्त गलत था, मैं मानता हूँ कि मैं उस वक्त गलत था, आपको बता सकता था पर नहीं बता पाया। और जब तक आपको समझ पाता आप जा चुकी थी। अपने अगर सब खोया तो मैंने भी आपके साथ साथ सब खो दिया। वो नम हो रहा था पर बोल रहा था। आपको जब पता चला कि नेहा और शीतल को किडनैप किया गया तब भी आप नहीं आई और मैं जानता था क्यों, क्योंकि मैंने ही आपसे कहा था कि कभी ना आने को। और इस बात की कितनी ठेस लगी होगी और मैं हर दिन इस बात में मरा और आप कहती हैं कि मैं आपको कुछ कुछ ना होने दूं। नव्या, आप यहाँ अकेली थी और मैं सबके साथ होकर भी नहीं था। जिसे मैंने सब माना था वही आपको मुझे मारना चाहते थे। माँ का छाया छिन गया और बाप तो कभी था ही नहीं, सब उसे ही माना था और उन्होंने ही मुझे मेरी ज़िंदगी को दूर करने पर मजबूर कर दिया। आपसे वादा किया था आपको ना छोड़ने का और आपको ही छोड़ गया। अंकुश जो मेरा भाई था वो भी मुझे छोड़ गया। मैं चुप रहा क्योंकि आपके साथ मैं उसकी बहन को भी दूर कर दिया और आप चाहती हैं मर। मैं गुनहगार हूँ ना, आपका सजा दे दो, मुझे मार दो क्योंकि एक बार आपको खो चुका हूँ, अब नहीं कर सकता। आप याद है जब आपने मुझे और निशा को गलत समझा था? वो एक गलत फहमी थी पर आपको कितना दर्द हुआ था, पर मैंने तो अपने ही प्यार को किसी और का होता देखा। उसे कहने का हक था न खोने का, फिर भी खो दिया। पहला प्यार किस्मत से मिलता है पर मेरी किस्मत ने मेरा प्यार
दिया भी। मेरे सामने तो किस हालत में, उस वक्त मैं क्या जानता हूँ, सांसें रोकना है आपको, मार दो मुझे, मैं उफ तक नहीं करूँगा, लेकिन आपको कुछ हो गया उससे पहले मैं खुद की जान ले लूँगा, और उसने आपको नहीं मेरी ज़िंदगी को दर्द दिया है, उसे इस बात की सज़ा तो मैं दूंगा, फिर आप मुझे कुछ भी कहें। नव्या को विवान ने इस तरह पकड़ रखा था कि उसे दर्द होने लगा। जब विवान को होश आया तो उसने तुरंत नव्या को छोड़ा और पलट कर जाने लगा और कहा, सॉरी नव्या, मैंने। वो आगे बोलता कि नव्या उसके पास आई और कहा, आपसे कहा था हमने कि आपकी खामोशी हमें डराती है। विवान ने कहा, नव्या, मैं इस वक्त ऐसा कुछ नहीं करना चाहता या कहना चाहता जो आपको और चोट दे। और जाने लगा तो नव्या ने उसे पकड़ा और बैठाते हुए कहा, चुप, बिल्कुल, अब मुझे एक शब्द नहीं सुनना है, समझे आप? और क्या समझते हैं आप खुद को? आप कहीं के हीरो हैं जो इतना चोट लगी है और जाने की पड़ी है? अगर यहाँ से आप हिले भी ना तो आज आपके टांगे ही तोड़ दूंगी मैं। विवान नव्या को ऐसे देख मुंह बनाकर बोला, क्या आप मेरी टांगे तोड़ देंगी? ऐसा जुल्म करेंगी आपने अपने बेचारे पति पर? उसने कहा तो नव्या बोली, अच्छा, आप बेचारी कब हो गए? अभी जब इतना मेहनत करके आए तब बेचारे नहीं थे आप? उसने घूरते हुए कहा तो विवान ने कहा, वैसे सही है, चोट खाओ तो भी डांट ही मिलती है, पर अब आप नाराज हुए हैं तो माना ही लेता हूँ। उसने नव्या को अपने पास बैठाया और कहा, आपको भी चोट आई है, भूलो मत, और मेरे डांटने का कोटा भी बाकी है। वैसे आपने दवाई ली? उसने एक आईब्रो उठाते हुए कहा तो नव्या इधर उधर देखने लगी। तो विवान ने कहा, अच्छा, तो ये जो आपका प्यारा सा चेहरा है उतरा क्यों है? नव्या वो बस वो विवान ने ड्रॉवर से नव्या की दवाई निकालकर उसे दी तो नव्या उसे हैरानी से देखने लगी। तो विवान ने पानी का गिलास दिया और कहा, आपको जानता हूँ, दवाई आप खुद से कभी नहीं लेंगी, इसलिए पहले ही अपने पास रखी, आपके पास रख दी थी और दवाई दी। नव्या ने दवाई खाई तो विवान ने गिलास लेकर वापस रखा और पलटा कि नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। तो विवान ने कहा, अब क्या हुआ? अच्छा, मेरी वजह से गुस्सा हो? बहुत जोर से दबा दिया ना कान पकड़कर? सॉरी नव्या, मैं मैं न जाने कैसे। सॉरी, नव्या उससे कहा तो नव्या उसके गले लग गई और सिसकते हुए कहा, आपको कुछ हो जाता तो मेरी जान निकल जाती, और कितना बड़ा घाव है आपको तो। विवान ने उसका सिर सहलाया और कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ नव्या, और ऐसे चोट लगना तो बहुत छोटी बात है, और तुम तो ये बात जानती हो ना। और फिर जब तुम हो मेरे साथ तो मुझे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वरना चुड़ैल से मुझे कौन बचाता, क्योंकि मुझे डर लगता है उससे। विवान ने कहा तो नव्या सोचते हुए बोली, चुड़ैल? वो क्यों? विवान कहा, क्योंकि तुम मेरा साथ थोड़ी छोड़ोगी, मेरे मरने के बाद रहना तो साथ ही है ना। नव्या ने कहा, ये तो है। फिर जैसे ही समझ आया कि विवान ने क्या कहा तो वो घूरते हुए, मैं चुड़ैल हूँ, और उसे मारा। तो विवान ने कहा, तो नव्या परेशानी से बोली, क्या हुआ? सॉरी सॉरी, जोर से लग गई ना? तो विवान ने उसे पकड़ा और प्यार से कहा, नहीं, और उसे गले लगा लिया। तो नव्या ने कहा, वैसे बेचारे को तोड़ इतना तो नहीं दिया कि वो पहचान नहीं पाए? मैं होती ना तो मुंह तोड़ दूं उसका। आपको दर्द देने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? मैं कल मिलूंगी उससे। विवान ने तुरंत नव्या को अलग किया और कहा, नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी नव्या, मैं नहीं चाहता कि आप उसके सामने भी आओ। नव्या ने कहा, आपसे? किसने कहा विवान कि स्वरा सामने आने वाली है? और अभी मैं कहीं नहीं जा रही, अभी आपको डोज दो जो देना है। विवान ने कहा, ठीक है, दे दो, पर इतना तो बता दो कि मुझे माफ करोगी। बोलो नव्या। नव्या चुप हो गई। इधर नकुल को इलेक्शन की वजह से कुछ भी करने को नहीं मिला था। वो उस सहायक के पीछे जरूर था, धंधों का पता लगवाना था जिसका उसे खबर तक नहीं था। मानस होश में आ चुका था पर वो उठ नहीं पा रहा था, पर पकड़ नहीं पाया था। और साथ ही विवान ने उसके हर काले कारनामे का उस वक्त पता लगाने वाला था, पर वो इतना डर गया था कि अब अंधेरे से भी डर लगने लगा था। समय बीत रहा था जहां अनवी श्रवण की प्यार भरी बातें जारी थी। बस फर्क इतना था कि पहले श्रवण तंग करता था, अब अनवी अपनी बातों से दोनों का प्यार देख सब खुश थे। वहीं नव्या और विवान के बीच भी सही हो रहा था। बस अभी नव्या ने उसे माफी के बारे में कहा नहीं था। अब दोनों की चोट भी ठीक थी, पर विवान को दिया चोट का हिसाब तो उसे लेना था, और आज वो विवान तैयार थी। विवान अपना काम कर रहा था कि नव्या आई। विवान को काम करते देख नव्या ने मुंह बना लिया और कहा, ये
ये तो सही है। अगर मैं कहूँगी कि मैं जा रही हूँ तो श्रवण के बिना ये जाने नहीं देंगे। कुछ कर नव्या, कुछ कर। उस मानस को सबक तो देना है ना, कुछ सोच। वो सोचने लगी। विवाह ने नव्या को ऐसे देखा तो मुस्कुरा दिया और कहा, आप अकेले कहीं नहीं जाने वाली, तो सोचना बेकार है। नव्या विवान की बात सुन मुंह बनाती है और बोली, पता है मुझे, आप इतना मत बोलो। फिर वो नाश्ता करने लगी तो अन्वी और श्रवण भी आ गए। श्रवण बोला, क्या बात है, आज तो मैं जल्दी आ गया। अन्वी ने कहा, कहीं दी हम लेट तो नहीं हो गए? उसने कहा तो विवान और नव्या मुस्कुरा दी। श्रवण ने कहा, अच्छा, और आप कौन सा जल्दी उठी हैं? कल आप भी तो सोई नहीं थी। अन्वी कहा, वो तो मैं जा रही थी ना सोने, पर आप आगे बोलती कि उसे याद आ गया वो वो क्या कहने जा रही थी, तो चुप होकर नाश्ता करने लगी। श्रवण भी चुप हो गया। दोनों चुप बैठे बैठे गए। ये देख विवान और नव्या हंस पड़े। कुछ देर में विवान ने कहा, श्रवण, वो सब जो कहा था हो गया? श्रवण ने बोला, हाँ हो गया, पर ऐसा कुछ खास हाथ नहीं लगा है। बहुत दिमाग वाला है। ये इसे पता था कि इस पर गलत हो सकता है, तो इसने अपने नाम की नहीं बल्कि हर चीज जगह किसी ऐसे नाम पर रखी गई है जो पहले से काम की नहीं थी, और उस पर थोड़ा बहुत काम करवा कर जनता को अपने फेयर में लिया। द्वारिका में हर कोई उसे शरीफ और ईमानदार समझता है और वो इसी बात का फायदा लेना चाहता है। बन गया है इस वक्त इलेक्शन, तो शाला साधु बन गया है इस समय इलेक्शन पर। अन्वी गुस्से में बोली, साधु नहीं, शैतान है वो, शैतान। अपना हर मतलब उसके लिए उसका बेटा ही है। इस पावन नगरी का कंस बन गया है वो, बस। फर्क इतना है कि कंस की बुराई सब जानते थे, पर इसने तो वो भी दबा ली है, और जो भी उसके या उसके बेटे के खिलाफ गया है उसे वो या तो मौत देता है या जीने नहीं देता है। और स्वरादी ने जब उसके बेटे को धमकाया तो उसने दी को भी तंग करने लगा, और यही हो रहा है 2 साल से। विवान चुप था कि तभी उसने कहा, बहुत दिन हो गए यार, किसी को ठगा नहीं। उसने कहा तो नव्या हैरानी से, आप कब से ठगने लगे विवान? तो विवान ने टेढ़ी मुस्कान से कहा, जब से किसी ने मेरा दिल ठग लिया। नव्या इधर उधर देखने लगी। श्रवण बोला, हाय क्या बात है यार। अन्वी ने कहा, उफ, आज तो दिल ले गए आप मेरा जीजू। तो श्रवण ने कहा, क्या अन्वी, आप तो मेरी हैं, दूर रखना पड़ेगा वरना मेरा तो बैंड बज गया। उसने कहा तो सब हंस पड़े। विवान किसी काम से जा रहा था। उसने नव्या को कहा, नव्या आपको एनजीओ जाना है, मैं आपको छोड़ता हुआ निकल जाता हूँ। नव्या बोली, नहीं नहीं विवान, आज ना मेरा मन नहीं कर रहा, मैं ना आज सोच रही हूँ मंदिर हो आऊँ। अन्वी बोली, दी मैं भी चलती हूँ ना, फिर एनजीओ निकल जाऊंगी। नव्या मन में, अब इसे भी अभी आना है। नव्या को सोचते हुए देख अन्वी ने कहा, क्या हुआ दी? नव्या बोली, कुछ नहीं अन्वी, मैं सोच रही थी तुम एनजीओ चली जाओ। वो क्या है ना, आज कमला भी आने वाली है, उसे आज देखना था, और मैं भी नहीं हूँ तो किसी का होना तो जरूरी है ना। अन्वी ने बोला, हाँ ठीक है दी, मैं जाती हूँ, आप भगवान को जय कहना मेरा। नव्या खुश होते हुए, क्यों नहीं बेटा। वहीं विवान नव्या को समझने की कोशिश कर रहा था कि उसने कहा, चलिए फिर मैं भी मंदिर ही चलता हूँ, मुझे देर नहीं है, मुझे देरी नहीं हो रही है। नव्या बेचारी जीते जीते हार गई और कहा, चलो। अन्वी और श्रवण साथ निकल गए। नव्या और विवान गाड़ी में बैठने वाले थे कि नव्या मन ही मन सोच रही थी कि तभी हिमानी उसे आते दिखी और वो मुंह बना ली। हिमानी ने विवान को देखा तो उसके पास आई और कहा, विवान आप कितने वक्त बाद मिल रहे, भूल गए हम हमें? तो नव्या ने बोला, हाँ याददाश्त चली गई उनकी। हिमानी देखने लगी तो विवान को हंसी आ गई। नव्या ने कहा, क्या हुआ हिमानी, कैसे आना हुआ? बिनी तो खत्म हो गई है। हिमानी ने विवान को देखा और कहा, वो मेरी फैमिली आ रही है। विवान, ये तो अच्छी बात है हिमानी जी। हिमानी शर्माते हुए, थैंक यू। नव्या बोली, पर इसमें शर्मा क्यों रही हो, फैमिली आ रही है, लड़के वाले थोड़ी आ रहे हैं। उसने कहा तो हिमानी बोली, हाँ पर हम लड़के के घर जा रहे हैं आज, उनसे मिलने। विवान बोला, अरे वाह, ये तो काफी सही बात है। लड़के ही क्यों, लड़कियों को भी पूरा हक है उन लड़कों को जानने का उनसे। उसने कहा तो नव्या बोली, विवान जी हिमानी को काम होगा ना, तो चले, हमें चलना चाहिए ना, और कुछ भी मदद चाहिए तो हिमानी बताना हमें। विवान समझ रहा था कि नव्या को जलन हो रही है, उसे हंसी आ रही थी। वो हिमानी से बोला, बिल्कुल, आखिर दोस्त हो मेरी। हिमानी ने सुना तो कहा, सच?
दोस्त मानते हो आप हमें? नव्य मुंह बनाकर, हमसे तो दोस्ती करने में इतना वक्त लगा दिया और आज इसे दोस्त बोल रहे हैं। विवान बोला, अरे क्यों नहीं, आप हो मेरी दोस्त, मैं मानता हूँ। हिमानी तो खुशी से खिल गई। नव्या ने कहा, चले दोस्ती बाद में खेल लेना, मतलब हिमानी को काम करने दो। हिमानी का मुंह लटक गया। फिर उसने कहा, विवान जी शाम को आप फ्री होंगे ना? नव्या और विवान ने देखा तो उसने कहा, मतलब मैं आऊंगी ना आपको और नव्या को बताने, इसलिए। नव्या कुछ बोलती कि विवान ने कहा, जी 5 बजे बिल्कुल आना आप। नव्या ने घूरा, फिर कहा, चले अब। दोनों निकल गए। नव्या का मुंह बना था, वहीं विवान को ये देख हंसी आ रही थी। विवान ने कहा, क्या बात है, आप सिंचन क्यों बनी है? नव्या, बात करो, आप बिगड़ैल बंद मत बात करो मेरे से, आप बिगड़ैल बंदर खड़ूस कहीं के। विवान ने बोला, क्या? अरे आप मुझे बिगड़ैल क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या किया? अब वो तो आपकी दोस्त है ना? नव्या, वो मेरी नहीं आपकी लग रही है। विवान जी, उसने कहा तो विवान ने कहा, हाँ बोलो मेरी प्यारी सिंचन। उसने कहा तो नव्या ने घूरा और चुप हो गई कि अचानक से उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसकी धड़कन बढ़ गई। विवान उसके बेहद करीब था, उसकी सांसें तक वो महसूस कर पा रही थी कि तभी विवान ने कहा, आपका मंदिर आ गया सिंचन, और पीछे हो गया। नव्या ने आंखें खोली तो विवान मुस्कुरा रहा था। नव्या शर्माकर भाग गई। विवान ने गाड़ी खड़ी की और बाहर आया कि तभी उसकी नजर एक आदमी पर गई जो छुपा हुआ था। विवान के चेहरे पर कुछ भाव आ गए, पर नव्या को याद आते ही वो मुस्कुरा गया और मंदिर की ओर चल गया। नव्या ने अपने सिर को ढका और हाथ जोड़कर खड़ी होकर मन ही मन बोली, कृष्णा जी आज तक आपने जो किया और मेरे से ले लिया, मैं कभी आपसे नहीं कही। मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी बुआ, मेरा भाई, सब आपने ले लिया, लेकिन मैंने आपसे शिकायत तक नहीं की, क्योंकि आपने मुझसे अगर ये दूर किया तो मुझे अंकुश भाई, नेहा और विवान दिया। विवान ने मुझे हर कदम पर संभाला, कभी दोस्त बनकर तो कभी पति बनकर। जब मुझे इनसे दूर जाना हुआ तो मानो मैं थी ही नहीं कुछ, पर तब भी आप थे, और अब जब विवान आए हैं तो उन्होंने दोबारा कुछ नहीं होने दे सकती। मैं जानती हूँ कि वो मेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर उनकी जान को खतरा मैं नहीं दे सकती, और इसलिए आज आखिरी बार उसे समझाने जा रही हूँ, मेरी इसमें मदद करना। नव्या ने जब आंखें खोली और देखा तो विवान उसे देख रहा था। विवान ने प्रसाद लिया और बाहर आकर नव्या से कहा, आपने क्या मांगा? विवान मुस्कुरा दिया। दोनों गाड़ी में बैठे कि नव्या ने कहा, बताओ। विवान ने कहा, विष बताते नहीं है सिंचैन। तो नव्या बोली, बड़े आए और मुंह बना लिया। तो विवान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, साथ में था जो उनको देखकर साथ चल दिया। विवान ने गाड़ी दूर रोक दी और नव्या उतरने लगी तो विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या ने देखा तो विवान ने कहा, मैं क्या मांगू उस बंदे से दुआ में जिसने तेरा होना ही मेरी जिंदगी का खूबसूरत सा सच लिख दिया। मैं तो ख्वाब समझता था, एक अधूरा सा, जिसे उसने इसे एक हकीकत का नाम दे दिया। नव्या ने सुना तो वो विवान के पास आई और विवान के गाल को चूम लिया। विवान हैरान रह गया। नव्या उसे देखा और आंख मारकर भाग गई। विवान तो देखता रह गया कि फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और कहा, पागल, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। नव्या ने जब देखा कि विवान चला गया है तो वो बोली, आपको उसने जो किया है आज उसे पता चलेगा कि क्या किया है उसने, और गुस्सा उसकी आंख में था। वो बोली, आ रही हूँ मैं, और वो वहां से निकल गई। वहीं जो विवान का पीछा कर रहा था वो किसी पर फोन पर बात करते हुए, अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लड़की किसी लड़के के साथ है। हाँ, उसे देखकर लग नहीं रहा कि ये लड़की करवा रही है, पर ये उस लड़के को जानती है और वो भी लगता है बहुत गहरा रिश्ता है उन दोनों का। ठीक है, मैं पता करता हूँ, और फ़ोन रख कर खुद से कहता है, ये भी ना, अब ये भी पता करूँ कि दोनों का रिश्ता क्या, पर समझ में मेरे भी नहीं आ रहा है, दोनों को मिले अभी वक्त भी नहीं हुआ है तो इतना क्लोज कैसे हैं, और अगर इनका पहले से कोई रिश्ता है तो क्या। वो इतना सोच ही रहा था कि एक आवाज़ आई, मैं बताता हूँ, और जैसे ही वो बोला,
व्यक्ति पलटा कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहीं मानस अपने कमरे में था, आराम कर रहा था कि तभी नर्स आई। मानस ने देखा और कुछ कहा नहीं। वो नर्स उसके पास आई, उसने मास्क लगा रखा था। वो मानस के पास आई और उसकी बोतल को देखने लगी। मानस चुपचाप लेटा था कि वो नर्स बोली, अभी तो सिर्फ टूटे हो, अगर इस बार तुमने हाथ क्या आंख उठाई भी ना उसकी तरफ तो तेरी आंखों को निकाल कर गोटियां नहीं खेलूंगी, बल्कि उसे निकाल कर भून डालूंगी, समझा? मानस चौंक कर, कौन हो तुम? क्या करने आई हो? मुझे मारने आई हो? बोलो बोलो। सिक्योरिटी कि उस नर्स ने ब्लेड लिया और मानस की हाथ पर लगी ट्रिप में घुसा दी। वो चीखता कि उसने उसका मुंह पकड़ लिया और कहा, अभी जानता नहीं है मुझे, आखिरी बार कह रही हूँ, ये तो सिर्फ एक नमूना था तुझे दिखाने का। तेरी आवाज क्या? अगर अब तेरे और तेरे बाप ने अपने चोंचले बंद नहीं किए तो तुझे बंद कर दूंगी। मानस तो डर के मारे समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। नर्स ने मुंह से हाथ हटाया और ब्लेड मानस को पकड़ा दिया और दरवाजा खोलकर बोली, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर आए तो नर्स ने कहा, सर इन्होंने देखो क्या किया है। डॉक्टर ने जल्दी से मानस की ड्रिप ठीक करने लगा तो मानस ने नर्स को देखा, उसने हाथ जोड़े और चली गई। और वहीं दूसरे तक विवान उस व्यक्ति के सामने बैठा था और एक मुस्कान दे रहा था। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट आएगा इस कहानी में आगे, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।